गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस गुरुजी 4.0। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में हमने चर्चा कर ली थी व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद में हमने ये भी देख लिया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। भाई केमिकल काइनेटिक्स क्या है कि हम इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, ये भी हमने कर लिया था। फिर हमने ये देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था। फैक्टर हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे। हमने लास्ट जो फैक्टर पढ़ा था वो कैटालिस्ट का इफेक्ट पढ़ा था। ठीक है, कैटालिस्ट का इफेक्ट क्या है उसको मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कैटालिस्ट क्या करता है। रेट में जो आपकी इक्वेशन है उसकी जो मतलब आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि केमिकली वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। वापस से सुन लीजिएगा कि जो कैटालिस्ट होता है वो बिना खुद में किसी चेंज के, खुद में कोई चेंज नहीं करेगा, बिना खुद में किसी चेंज के वो क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा। लेकिन बढ़ाएगा कैसे? वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने उस टाइम पे आपको ये ग्राफ बताया था कि ये अपना रिएक्टेंट है इधर, ठीक है, और रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि रिएक्टेंट, यहाँ हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, रिएक्शन की प्रोग्रेस देखते हैं कि रिएक्शन किस टाइप से प्रोग्रेस कर रहा है। वाई एक्सिस पर हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस है और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, अपना पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो रिएक्टेंट और यहाँ पे हमारी ये क्या है, टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको क्या कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जहाँ पे जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो टूटना स्टार्ट होते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनना स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, ज़्यादा होती है। ये वीक बॉन्ड होते हैं और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि रिएक्टेंट और टीएस के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, ई ए से डिनोट कर रही हूँ। ये EA1 में यहाँ लिख दे रही थी किसके लिए, विदाउट कैटालिस्ट, यानी कि अभी जो हमारी रिएक्शन चल रही है उसमें कोई कैटालिस्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, EA विदाउट कैटालिस्ट आ रहा है। ठीक है, ये विदाउट कैटालिस्ट यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद में आप देखेंगे बेटा कि अब मैंने रिएक्शन मिक्सर में क्या डाल दिया, कैटालिस्ट डाल दिया। अब कैटालिस्ट भाई साहब क्या करेंगे, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देंगे। इट मींस अब रिएक्टेंट को ये इतना बड़ा एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे, अब उनका जो एनर्जी बैरियर होगा वो कम हो जाएगा। अब वो इतना सा एनर्जी बैरियर उनको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि एनर्जी बैरियर अब यहाँ क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इट मींस क्या होगा, रिएक्शन जल्दी होगी, रिएक्शन क्या होगी, जल्दी होगी। अब देखो, अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है भाई, आपको दिख रही होगी कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ क्या हो गई, कम हो चुकी है यहाँ पे। और कितनी हुई है, ये इसके कंपैरिजन कितनी कम हो गई वो आप देख लीजिए। ये है इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि कैटालिस्ट ने क्या किया, इस एनर्जी बैरियर को ही कम कर दिया जिससे हमारी रिएक्शन फास्टली कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि EA1 की कंपैरिजन में EA2 है, तो जो EA1 रिएक्शन होगी यानी कि विदाउट कैटालिस्ट जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी धीरे धीरे होगी और विथ कैटालिस्ट जो रिएक्शन होगी वो थोड़ी स्पीडली होगी। आपने ये देखा, तो यहाँ ऐसा कैटालिस्ट
ऐसा कैटालिस्ट जो कि क्या कर रहा है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, वो पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, पॉजिटिव कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कितने टाइप के हो जाएंगे बेटा, 2 टाइप के। पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। कौन इंक्रीज करेगा, आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट। ठीक है, अब एक और आता है आपका नेगेटिव कैटालिस्ट। क्या आता है, नेगेटिव कैटालिस्ट। ये क्या करता है, ये रिएक्शन की रेट को कम करता है। रिएक्शन की रेट को क्या करता है, कम करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो बेटा इस नेगेटिव कैटालिस्ट को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं और वो नेम क्या है, इनहिबिटर। क्या कहते हैं उसको हम, इनहिबिटर। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुका है। इनहिबिटर, रिएक्शन की रेट को कम करने वाले कैटालिस्ट को हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था, हमने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर अफेक्ट करेगा वो क्या था हमारा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे भाई, आप देखिए बेटा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो ओल्ड बॉन्ड है वो तो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। जो पुराने बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो तो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो जितनी जल्दी पुराने बॉन्ड टूटेंगे उतनी ही जल्दी क्या होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो ये चीज किस पर डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी आपके रिएक्टेंट पर कि रिएक्टेंट कैसा है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, NO प्लस O2 के बीच में। ठीक है, किसके बीच में हो रही है, NO प्लस O2 के बीच में। तो यहां क्या होगा, इसको 2NO2 क्या बन गया, 2NO2 बन गया। तो ये रिएक्शन कैसी थी, ये रिएक्शन मान लो फास्ट है। ये रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। अब मान लो रिएक्शन हो 2CO प्लस O2 के बीच में, ये रिएक्शन हो जाए स्लो, 2CO2। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हमें दोनों सेम सी लग रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन फास्ट है और एक रिएक्शन क्या है, स्लो है। ठीक है, आप एक चीज याद रखना कि जो कौन सी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी गैसियस स्टेट की, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस पाए जाते हैं जो कि वीक होते हैं, उनको आप आसानी से तोड़ सकते हो। उसके बाद में गैस, गैस के बाद में कौन आएगा, गैस के बाद में आएगा आपका लिक्विड फॉर्म। कौन सा आएगा, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, गैस से तो ज्यादा होगी, लेकिन सॉरी गैस से तो कम होगी, लेकिन सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा होगी। और सॉलिड में तो भाई सारे के सारे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो बहुत क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं। उनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो रेगुलर होती है, जिससे कि उनको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम रिएक्टेंट की नेचर को देखेंगे तो गैसियस जो आपके रिएक्टेंट होंगे उनमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी और सॉलिड में और भी कम होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में है आपका
एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये भी एक फैक्टर है, एक्सपोजर टू रेडिएशन। अगर हम क्या करें, जो हमारी स्पीसीज है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, उनके ऊपर हम क्या डालें, रेडिएशन डालें, उनके ऊपर हम क्या डाल दें, रेडिएशन डाल दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैंने क्या कहा, हमारी जो स्पीसीज है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, उनको हम किससे एक्सपोज करें, उनके ऊपर हम रेडिएशंस डाल दें, तो फिर क्या होगी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, व्हेन रिएक्टिंग स्पीसीज आर exposed by radiation, जैसे कि मान लो आप यूवी और विजिबल रेडिएशन वहां पे डाल दो, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो बेटा, मैंने कौन सी रेडिएशन ली है यहाँ पे, यूवी और विजिबल। बेटा याद रखना, यूवी और विजिबल जो रेडिएशन होती है, वहाँ पे हाई एनर्जी के फोटोन होते हैं। क्या होते हैं? हाई एनर्जी वाले फोटोन होते हैं। अगर ये फोटोन हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज पर डालते हैं, तो उससे क्या होगा, वो तेजी से उनकी जो कोलाइडिंग की पावर होगी वो बढ़ेगी, और वो क्या होंगे कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी से जल्दी बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको बताऊं आपको, H2 प्लस Cl2 के बीच की मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, लेकिन ये रिएक्शन करवाई मैंने अंधेरे में, इन डार्क। किसमें करवाई? डार्क में करवाई। तो मेरी रिएक्शन है वो कैसी हुई, ये यहाँ पे प्रोडक्ट तो बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? प्रोडक्ट बनेगा 2HCl। लेकिन मेरी ये रिएक्शन हुई स्लो। कैसी रिएक्शन थी मेरी? स्लो थी ये। लेकिन अगर मैंने ये रिएक्शन H2 और Cl2 दोनों के बीच की रिएक्शन कहाँ करवा दी बेटा? विजिबल लाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? यूवी लाइट या मान लो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में करवाई, तो प्रोडक्ट हमारा 2HCl ही बनेगा। लेकिन ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम रिएक्टिंग स्पीसीज को क्या करें, एक्सपोज करें, किससे? रेडिएशन से, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ क्या? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक है रेट लॉ। क्या है? रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर? कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पर? ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। किस पर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा। रेट लॉ क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज which raise to the coefficient in concentration terms। देखो याद रखो बेटा, क्या क्या है रेट लॉ? ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सप्रेशन, समझना आप, इट इज एन एक्सप्रेशन। ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। किसको? रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड, जिसमें किसको एक्सप्रेस किया जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, क्या कहा? इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड, कैसे?
बाई एडिंग, क्या ऐड करेंगे, बाई एडिंग एन एक्सपोनेंट, किसके, ये जो एक्सपोनेंट लगाएंगे, घात लगाएंगे, पावर लगाएंगे, किसके, टू द मोलर concentration, to the molar concentration of, up to the molar concentration किसके, in terms of क्या लिखेंगे, in terms of लिखेंगे, in terms of reactant, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो रेट लॉ है एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, किसके थ्रू, बाय एडिंग, जोड़ करके, है ना, एन एक्सपोनेंट टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि इसको हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे और करके मैं लिख सकती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reacting species, क्या लिखा अपन ने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच रेज्ड to the power, which raised to the power in terms of coefficient लिख देते हैं अपन, coefficient, ठीक है, which raised to the power of coefficient। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या था, रेट लो को हमने इस तरीके से डिफाइन किया। अब देखो कैसे लिख सकते हैं हम रेट को, कैसे लिखेंगे रेट को, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मान लो कोई जनरल इक्वेशन है, मान लो मैंने लिखा ए प्लस बी जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सी प्लस डी। ठीक है, ये मान लो कोई जनरल इक्वेशन है, या फिर मैं ये लिख दूं कि a प्लस बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, c प्लस डी बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉफिशिएंट नहीं लिए, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कॉफिशिएंट लिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो रेट आप जनरली क्या लिख सकते हो, यहाँ जनरली रेट होगी a की पावर x और b की पावर y। अब ये x और y ये कॉफिशिएंट नहीं लिए हैं मैंने, यहाँ पे ये x और y मैंने कॉफिशिएंट नहीं लिए हैं, ये x और y मैंने क्या ली है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिन पर वास्तव में हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हम क्यों लगाते हैं, केवल हमारी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है जिन पर हमारी रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो क्या लगाओगे, के ए की पावर x और b की पावर y। ठीक है, ये अपन लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हम किसको डिनोट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट कर सकते हैं। अब सुनेंगे आप, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, देखो रेट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रेट मैं इसको R से भी डिनोट कर सकती हूँ, इक्वल्स टू
अगर मैं इसकी डिफ्रेंशिएटेड वैल्यू लिखूं तो मैं इसको क्या लिखूंगी, माइनस डी आर अपॉन डी टी। आर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगी बेटा, इक्वल्स टू क्या होगा, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकती हूं। अब देखो यहां पे मैंने ये लिखा, तो ये के क्या है, यहां पे आपको ये समझना है कि यहां ये के क्या है, के है आपका रेट कांस्टेंट, क्या है, रेट कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, रेट कांस्टेंट रहेगा। अब सुनो मेरी बात, यहां मैंने क्या कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि जो मैंने ये ए और बी लगाया है, ये केवल और केवल मैंने क्या लगाए हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट लगाए हैं, ठीक है, क्या लगाए हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इन पर हमारी रेट डिपेंड नहीं करेगी, इन पर हमारी रेट डिपेंड नहीं करेगी, रेट डिपेंड करती है हमारी रिएक्टेंट की एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन पर, जो कि किस में काम आती है, हमारी रिएक्शन में काम में आ रही है। तभी तो मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच रेज टू द पावर ऑफ कॉफिशिएंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि आप ये लिख सकते हो कि रेट cannot predicted theoretically, जो रेट है उसको आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। फिर इसको कैसे निकालते हैं, इट प्रिडिक्टेड बाय एक्सपेरिमेंट, इट प्रिडिक्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। इसको आप किससे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, आप इसको किससे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, जो रेट लॉ है उसको हम रेट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं और इसको हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इतना हमने देख लिया, देखो एक बार पीछे वापस से देख लो कि रेट को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो रेट में मैंने के लगाया है, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट अगर मैं आपको समझाऊं, रेट कांस्टेंट क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। क्या लिखे अपन, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, किसके इक्वल हो सकता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो सकता है, लेकिन कब इक्वल होगा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ all reactants, when the concentration of all reactants taken unity, अगर सभी जो रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कितना ले ले, 1 यूनिट ले ले, तो ऐसी कंडीशन में जो रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ही इक्वल हो जाता है। देखिए पीछे हमारी रेट क्या थी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, R इक्वल्स टू क्या था,
आर इक्वल्स टू था के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है, के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, यही था ना, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूं कि अगर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाए, यूनिट हो जाए, ठीक है, यहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि ये है के, अब सुनेंगे आप, यहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू किसके है, वो 1 m है, किसके हैं, 1 m है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी आर है वो किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी। आपकी आर है वो किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, क्या देखनी है आपको, यूनिट देखनी है। तो बेटा इसकी यूनिट देखिए आप, इसकी यूनिट को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, मोल पर लीटर मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। अब टाइम आप मिनट में लेते हो, सेकंड में लेते हो, किस में लेते हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, रेट कांस्टेंट की, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, ठीक है। यहाँ एन क्या है, यहाँ एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए कैसे, अगर मान लो आपके रिएक्शन की ऑर्डर 0 है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी वो देखेंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर मैं इसको सेकंड में लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, यूनिट लिख रहे हैं ना अपन, अब यूनिट में MOL ही लिखते हैं ना, MOL लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सेकंड में लिखूंगी तो ये तो मैंने 0 ऑर्डर के लिख दिया। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूं, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगी, यूनिट निकालूंगी, तो क्या होगा, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, टाइम इनवर्स, जिसकी भी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इट मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली टाइम इनवर्स बचा। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, टाइम इनवर्स। यानी कि अगर मैं सेकंड में इसको डिनोट करूंगी तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। अब आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लीजिए, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मोल अपॉन में लीटर, ठीक है, और 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स,
अब 1 - 2 आएगा तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, -1 टाइम इनवर्स। सॉल्व करेंगे तो मोल इनवर्स, ये तो मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। और अगर हम तुम इसको सेकंड में डिनोट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकाल सकते हैं, जो कि मैंने किस किस के लिए निकाली है, मैंने यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाली पहली, तो फिर उसके बाद में मैंने दूसरी किसके लिए निकाली यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, और फिर तीसरी मैंने किसके लिए निकाल दी भाई, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल दी। तो ये यूनिट्स आपको याद रखनी है, ये यूनिट्स है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो सेकंड ऑर्डर के लिए, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको याद रखनी है। देखो आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में एक बार कंपैरिजन करो, सेकंड ऑर्डर में मोल इनवर्स में है जबकि जीरो ऑर्डर में मोल पॉजिटिव है। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर में लीटर पॉजिटिव है और जीरो ऑर्डर में लीटर इनवर्स में है, बाकी सेकंड इनवर्स तो चले ही गई। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें केवल और केवल क्या आ रहा है, सेकंड इनवर्स आ रहा है। ये आपको पैटर्न याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो रेट कांस्टेंट है उसके थोड़े से हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, पहली, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की पता है क्या है, कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, कैटालिस्ट पर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट दूसरा कैटालिस्ट, तीसरा है टेम्परेचर। इन पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रही है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या कहा, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, रिएक्शन है ना, रिएक्शन है ये, particular reaction, for a particular reaction at particular temperature the value of the value of rate constant is fixed.
क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है भाई। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो वैल्यू ऑफ के है, के की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ के क्या है, रेट कांस्टेंट, इज नॉट अफेक्टेड बाय द इनिशियल concentration of reactant। रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है, फॉर ए रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इज obtained different at different temperature। कोई भी रिएक्शन है, एक सेम रिएक्शन है, एक मैंने क्या लिखा, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है, उसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर अलग अलग ले रहे हो, अलग अलग टेम्परेचर पर उस रिएक्शन को क्या करवा रहे हो, आप प्रोसीड करवा रहे हो, तो उसके लिए के की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में मैंने ये लिखा भी यहाँ पे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर हमारा के डिपेंड नहीं करता है। तो फिर किस पे डिपेंड करता है भाई, फिर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। किस पर डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर द रिएक्शन। के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्टर होगी। तो क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के फास्टर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये हमारी किसके पॉइंट्स थे, किसके करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स थे, आपके रेट कांस्टेंट के। ठीक है, ये अपना रेट कांस्टेंट था। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो देखो रेट लो में जो रेट एक्सप्रेशन होता है उसमें जो अपनी रिएक्टेंट होती हैं उनकी जो पावर होती है उनका सम ही क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। वापस से सुन लो, रेट लो हमने लिखा, रेट एक्सप्रेशन हमने दिया, उसमें जो रिएक्टेंट स्पीसीज थी उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर हमने लगाई थी, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of
reactant in rate low. It is the sum of power of concentration of reactant. मोलर concentration भी लिख सकते हो. जनरली आपको इतना याद रखना है कि रेट लो में या रेट एक्सप्रेशन में जो आप रेट एक्सप्रेशन लिखते हो तो आप जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो आप पावर लगाते हो उन पावर को अगर सम कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. जैसे कि जनरली मैंने लिखा था रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर मैंने क्या लिख दिया, वाई. ठीक है, तो ये जो पावर मैंने लगाई है अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी. मान लो x और y, यहाँ मैं इसको थोड़ा इस तरीके से लिखूं, रेट के a की पावर 1 और b की पावर b मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं. तो यहाँ पे 1 + 1 यानी कि क्या आ जाएगा, 2. यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई, 2 आ गई. इट मीन्स ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, ये वाली रिएक्शन, वो मेरी कौन सी रिएक्शन है, ये मेरी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई. कैसी रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई. ठीक है, अब आगे देखो, इसको मैं थोड़ा सा किसी और चीज के लिए कोई दूसरी रिएक्शन लिखूं. रेट इक्वल्स टू मैं क्या लिखूं यहाँ, के ए की पावर 2, के ए की पावर 2 मैं लिख दूं यहाँ पे. तो भी देखो यहाँ कितनी है, पावर 2 है. तो ये वाली रिएक्शन भी कौन सी हो गई, सेकंड ऑर्डर की हो गई. कौन सी ऑर्डर की हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई. ठीक है, और अगर मैं लिखूं रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 0, ए की पावर क्या लिख दूं, 0. और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि जिसकी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू ही 1 हो जाती है. तो यहाँ रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के. यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन से वो फ्री है. ठीक है, तो यहाँ पावर मैंने 0 लगाई है तो ये आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है. यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1, तो यहाँ पे जो मेरी रिएक्शन की ऑर्डर होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर. कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन होगी. ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो. नेक्स्ट में अब ऑर्डर की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हमें लिखनी होगी. ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कहाँ से डिराइव की जाती है, रेट एक्सप्रेशन से डिराइव की जाती है. तो सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखूंगी, इट इज डिराइव फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन. कहाँ से डिराइव की जाती है, रेट एक्सप्रेशन से डिराइव की जाती है. ठीक है, और ये क्या है, ये चीज हम लिख चुके हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसकी वैल्यू, बेटा जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इट इज 0, फ्रैक्शन, इंटीजर एंड
होल नंबर। ये जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी है। फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि ये आपकी एलिमेंट्री और आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल, it is applicable for both elementary as well as complex reaction। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। क्या कहा मैंने कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हैं। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द order of reaction is determined by the slowest step, by the slowest step। किससे निकालते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप से इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखो बेटा, जैसे कि मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन हो, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर हाफ और बी की पावर 3/4 दे रखी है, तो आपको इसकी क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखिए आप, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या, इसकी आपको निकालनी है ऑर्डर। क्या निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो ऑर्डर कैसे निकालोगे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1/2 + 3/4। ठीक है, एलसीएम ले लो आप। ठीक है, 2 + 3 5/4। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 5/4 आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है, ये वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, 3 तक ये वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद में है मॉलिक्यूलरिटी। इसके बाद में क्या आती है, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या होती है कि जो रेट लो हम लिखते हैं उसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, उनका जो एडिशन होता है, वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी बिल्कुल जनरल चीज है कि जो स्पीसीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड कोलाइड इफेक्टिवली एंड गिव प्रोडक्ट, इट गिव्स द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी कि वो सारी की सारी स्पीसीज जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, कोलाइड करती हैं और कोलाइड करके क्या देती हैं, प्रोडक्ट देती है, वो क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विच टेक पार्ट
in chemical reaction and give product by effective collision. ठीक है, total number of species which take part in chemical reaction and give product by effective collision are termed as molecularity of the reaction. ठीक है, क्या लिखेंगे, are termed as molecularity of the रिएक्शन. ठीक है, जैसे देखिए आप, ए है और मिलकर के क्या बना रहा है, प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आपको केवल ये अकेला मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1. इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1 हो गई. अब मान लो मैंने इसमें लिखा A प्लस बी और ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2. ठीक है, मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा 2A और फिर ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2. ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूं A प्लस बी प्लस सी, फिर ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3. अगर मैं ऐसे लिखूं 2A प्लस बी और फिर ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, 3 हो जाएगी. देखो एग्जाम्पल देखें, अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइट है, अगर मैं इसको गर्म करूं तो ये बनाता है N2 प्लस 2H2O. ठीक है, क्या बनाता है, N2 प्लस 2H2O. तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 1. ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि भाई आपने लिया है H2 प्लस Cl2 और ये बना रहा है 2HCl, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी. अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2NO प्लस O2 और ये बनाए 2NO2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी. इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं. अब इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देख लो बेटा. मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कंपैरिजन करो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या थी कि उसको हम कहाँ से निकाल रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम निकाल रहे थे कहाँ से बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रेट लॉ से निकाल रहे थे, रेट एक्सप्रेशन से निकाल रहे थे, और वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. तो अपन क्या लिखेंगे, इट इज ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. कैसा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज नाइदर जीरो नॉर फ्रैक्शन.
ये कभी भी जीरो नहीं होती है, कभी भी ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती है, तो फिर इट इज ऑलवेज होल नंबर। ये हमेशा पूर्ण संख्या होती है, इट इज ऑलवेज होल नंबर। ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। फिर ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अपन क्या लिखेंगे? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंटरी रिएक्शन। चलो ठीक है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। It is not applicable for complex reaction. For complex reaction, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है, इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम ये भी लिख सकते हैं कि द ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। मैं यहाँ पे और करके क्या लिख सकती हूँ? द ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस, हैज नो सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा आपको ये कुछ जनरल चीजें इसमें याद रखनी होंगी। ठीक है, तो अब देखो एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ आपको, मैंने क्या क्या आज पढ़ाया है आपको। ठीक है, रेट लो से अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो तो जो था वो अपने रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो पहले वाली क्लास से रिलेटेड था। ये अपना है रेट लो। ठीक है, मैंने क्या कहा? इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड बाय एडिंग एन एक्सपोनेंट टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। या फिर मैंने क्या कहा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट अपने को ऐड करना होगा यहाँ पे, पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट, है ना, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। मैंने ये बोल दिया था सेंटेंस। ठीक है, तो आप इसमें ये ऐड कर लेना, ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। ठीक है, तो ये हमने ये रेट का एक्सप्रेशन दिया। ठीक है बेटा, देखो मैंने ये यहाँ जो टर्म लिखा है -dr/dt, ये डिफरेंशिएटेड रेट एक्सप्रेशन है, वो बाद में मैं आपको फिर से बता दूंगी, लेकिन याद रखना ये डिफरेंशिएटेड क्या है? रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है, या रेट इक्वेशन है, आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद में देखो क्या लिखा? रेट कैन नॉट प्रिडिक्टेड थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली इसकी वैल्यू को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको हम किससे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या था? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाता है? रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाता है
किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है कब, जब व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स टेकन यूनिटी, जब सारे रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम क्या ले ले, 1 ले ले। ये वही आर का मतलब रेट है, ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन था, इसमें हमने सारे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी ले ली, 1 m ले ली, तो हमारा रेट किसके इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाता है, यानी कि रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। अब जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला बताते हैं, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। यहाँ टाइम को जनरली हम सेकंड इनवर्स में लिखते हैं, तो आप यहाँ पे टाइम इनवर्स की जगह सेकंड इनवर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। एन इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपकी रिएक्शन 0 ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है या फिर सेकंड ऑर्डर की है, वो ऑर्डर आप यहाँ डाल सकते हो और किसकी यूनिट निकाल सकते हो, रेट कॉन्स्टेंट की, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाली है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखा कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमारे रेट कांस्टेंट की होती है, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली देखो मैं कहूँ आपको रटने में ध्यान नहीं देना है, आप इतना याद रखें, जो हमने रेट लो लिखा है तो रेट लो में हमने जो रिएक्टिंग स्पीसीज लिखी है उनकी जो पावर हमने लगाई है उसका जो सम है वही हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और बेटा देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वो आपके स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में देनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाली। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्या है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि भाई जो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन, कहाँ से निकाली जाती है, रेट एक्सप्रेशन से निकाली जाती है। ये जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है। उसके बाद में इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है। उसके बाद में इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए निकाली जा सकती है, ठीक है, दोनों के लिए ये निकाली जा सकती है। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है। और स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब है, इसका मतलब स्लोवेस्ट स्टेप का पता चला कैसे हमें, इसका मतलब हमने मैकेनिज्म यूज की है। इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकाल रहे हो तो आपको उसकी मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये हमने एक क्वेश्चन लिखा कि भाई कोई रिएक्शन है उसकी रेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू के और ए के रेस्पेक्ट में उसकी पावर 1/2 है और बी के रेस्पेक्ट में उसकी पावर 3/4 है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी है, उसकी आपको क्या निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोनों पावर का क्या कर दो, सम कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। उसके बाद में हमने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ी, ठीक है, और मॉलिक्यूलरिटी में हमने क्या कहा कि टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल स्पीसीज, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, वो सभी कॉलिजन करके अगर हमें प्रोडक्ट दे रही हैं तो उन सब की नंबर किसको डिनोट करेगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिनोट करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि केवल ए था प्रोडक्ट बना रहा है, मॉलिक्यूलरिटी 1, केवल ए प्लस बी था प्रोडक्ट बना रहा है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। 2A प्रोडक्ट बना रहा है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 ये A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, 3 एटम है, 3 आयन है, अपने को नहीं पता, हमने तो लिख रखा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बना रही है, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। 2A प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है तो भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3। ये एग्जाम्पल दिया देखो हमने, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है। अगर मैं इसको देखो ऐसे लिखूं 4HBr प्लस O2, 4HBr प्लस O2 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2Br2 प्लस 2H2O,
2Br2 प्लस 2H2O। देखने पर अपने को ये लग रहा है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, लेकिन जनरली इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 ही होती है। और ये पता चला हमें किससे, मैकेनिज्म से। ये हमें किससे पता चला, मैकेनिज्म से पता चला। कैसे बेटा, देखिए एक बार आप इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो HBr हमने क्या लिया यहाँ पे, HBr का एक मॉलिक्यूल लिया और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अपने ऑक्सीजन के साथ। स्लो स्टेप है बेटा। और ये बनाता है क्या, HOOBr बनाता है। ठीक है, अब ये HOOBr है, वो रिएक्ट करता है HBr के साथ। ये कौन सा स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है ना। और ये क्या बनाता है, यहाँ पे 2HOBr बनाता है। क्या बनाता है, 2HOBr यहाँ पे बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा कि HOBr ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, HBr के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा H2O प्लस बन जाएगा आपका Br2। क्या बन जाएगा, Br2। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे क्या बना, Br2 बना है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी, 2HOBr प्लस 2HBr और ये बन जाएगा 2H2O प्लस Br2। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लेते हो तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या आ जाएगी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, क्या थी भाई, ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, 4HBr प्लस O2। ठीक है, O2 और फिर क्या आ जाएगा आपका 2H2O प्लस 2Br2। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। ये देखिए आप, ओवरऑल रिएक्शन देखो, यहां से ये इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, देखो आपको ये कितने HBr आ रहे हैं, यहाँ पे 2HBr है, यहाँ पे 2 2 ये 4, तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी यही आ जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन आपकी यही आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ के स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसकी 2 होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, 2। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, 2 ही होगी। मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी होगी, 2 ही होगी, 5 नहीं होगी। ये आपको ध्यान में देना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।